आज जो हम लंबी दूरी की बातचीत करते हैं, उन सब बातों के पीछे का राज एक मशीन के पास है। यह बहुत ही छोटी सी मशीन है जिसके किनारे तारों से जुड़े हुए होते हैं और आज के आधुनिक समय में तारों की जगह सिग्नल्स ने ले ली है। इन मशीनों में हम जो भी बात करते हैं वह बातें एक कंपन में परिवर्तित हो जाती हैं और वह कंपन तारों के माध्यम से या फिर सिग्नल के माध्यम से दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वापस से आवाज में बदल जाता है। आज भी बहुत से बच्चे अपने खेलों में ऐसी छोटी मशीनें बनाते हैं जिसके लिए वे छोटे टीन के डब्बों का इस्तेमाल करते हैं और उन डब्बों को वो आपस में एक लंबी तार से जोड़ देते हैं। तो इतनी सब बातों के बाद आपको पता लग गया होगा कि हम टेलीफोन के बारे में बात कर रहे हैं। (1850) में इसी आवाज के खेल को दो छोटे लड़के खेल रहे थे। ये दोनों लड़के थे अनान्या और इनोसेंजो मंजेती, जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अपने दोस्तों को इस प्रयोग से डरा भी रहे थे, क्योंकि वो अपनी आवाजों को एक बड़े हैट में डाल रहे थे जहां से उनकी आवाज गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो टोपी खुद ही आवाजें निकाल रही हो। इन्होंने इस वाक्य को कुछ इस तरह से बताया है। 1850 की बात है जब हम अपने छोटे भाई से मजाक कर रहे थे। उसे डराने के लिए हम एक हैट के पीछे चले गए और हम जोर से चिल्लाए ताकि वो डर जाए, लेकिन वो आवाजें हैट के लिए कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से हैट में कंपन होने लगा और इस कंपन को संभालने के लिए हमने हैट के साथ एक डोरी बांध दी। तो इस तरह से हमने एक कोना अपने दांतों में दबा लिया और दूसरा कोना हैट के साथ बांध दिया और हम बातें करने लग गए और ये तब तक चला जब तक हमने एक दूसरे की बातों के कंपन को अपने दांतों में महसूस नहीं किया। इसी खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हमने हैट में बंधे हुए धागे की लंबाई भी बढ़ा दी और इतनी कर दी कि अब हम में से एक जना उस धागे के साथ सामने वाले पार्क में था और दूसरा अपने घर की बालकनी में था। हम दोनों ने धागे का एक एक सिरा अपने मुंह में दबाया हुआ था और दूसरा उस हैट में बांधा हुआ था और इस तरह से हमने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और हमें विश्वास ही नहीं था कि हम एक दूसरे की बातों को बहुत ही स्पष्टता के साथ सुन सकेंगे। अपने दोस्तों में अपनी तारीफ करवाने के लिए हमने इस तरीके के बारे में बहुत बार बात की और सबको बताया कि हमने ये कैसे किया। इस खेल को और रोमांचक करते हुए हमने इसमें कुछ बदलाव किया। हमने एक खिलौने वाली खोपड़ी ली जिसके ऊपर हमने हैट रखी और हैट को पीछे से डोरे से बांधा। इन दोनों खिलौनों को हमने दीवार पे चिपका दिया और इस तरह से हम अपने दोस्तों को चैलेंज करते थे कि वो रात को इस कमरे में आए और जैसे ही वो इस कमरे में आते थे हम दूसरे कमरे में बैठे चिल्लाते थे, जिससे हमारे दोस्त डर जाते थे और उन्हें लगता था कि आवाज उस खोपड़ी में से आ रही है। हमने अपने खेल को और आगे बढ़ाया और हमने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने पेड़ों के साथ भी यह आविष्कार किया और कुछ ऐसा दर्शाया जैसे पेड़ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इन सभी आविष्कारों और खेलों के साथ साथ इनोसेंजो मंजेती ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपना काम जारी रखा और बाद में वह जमीनों के सर्वे के कामों में लग गए। लेकिन इन सब के बाद भी इन्होंने विज्ञान और खगोल के साथ अपना रिश्ता कायम रखा। साथ ही साथ इन्होंने एक ऑटोमेटिक मशीन भी बनाई जो बांसुरी को बजा सकती थी। इस आविष्कार के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया और बाद में इस मशीन में इन्होंने ऐसे ऐसे सुधार किए कि यह मशीन किसी भी ध्वनि यंत्र के बोर्ड से जुड़कर मनचाही बांसुरी की आवाज निकाल सकती थी। आज के समय में इनके आविष्कार केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध हैं। हालांकि उस समय के समाचारों में इनके आविष्कार छाए रहते थे, जिन्हें पढ़कर हम यह समझ सकते हैं कि इनकी मशीनें किस तरह से काम करती थीं। उसी में से एक आर्टिकल छपा था जिसका शीर्षक था न्यू इटालियन डिस्कवरीज। यह आर्टिकल 25 जुलाई 1865 को फ्यूए दे ऑस्ते नाम की साप्ताहिक पत्रिका में छपा था। इस आर्टिकल की लाइनें कुछ इस तरह से थी:
यह मशीन इतनी लंबी थी जैसे कि कोई आदमी हो, और अगर इसके ऊपर कपड़े डाल दिए जाएं तो इसके अंदरूनी सिस्टम को देख पाना बहुत मुश्किल होगा। यह बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखेगी, जैसे कि कोई अपने हाथों में एक बांसुरी लेकर बैठा है और वह बांसुरी इंतजार कर रही है कि कोई उसे बजाए। और जिस तरह से एक आदमी में नसें होती हैं, खून दौड़ता है, उसी तरह इस मशीन में भी बहुत सी नलियां काम करती हैं और इन्हीं नलियों से हारमोनियम जैसे ध्वनि यंत्र जुड़े रहते थे। अपने खुद के घर की लेबोरेटरी में मनजेती ने बहुत से आविष्कार किए, जैसे पास्ता बनाने की मशीन, पानी साफ करने का फिल्टर और 3 लोगों के चला सकने लायक एक साइकिल। इनका एक आविष्कार, जिसमें कुएं से पानी निकालने की एक मशीन थी, काफी चर्चा में रहा था। विश्व के इतिहास में जब टेलीफोन की बात होती है तब इनका भी नाम आता है, क्योंकि इन्होंने भी टेलीफोन के प्रोटोटाइप पर काम किया था। इन्होंने अपने बचपन में अपने आइडिया से एक छोटा टेलीफोन बनाया था, जिसके साथ यह अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। आधिकारिक तौर पर टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, या फिर इटली के एंटोनियो मौची का भी नाम इस फहरिस्त में आता है, लेकिन दस्तावेज कहते हैं कि मनजेती ने भी इस दिशा में काफी काम किया था और इन्होंने अपना टेलीफोन 1865 में ही बना लिया था, जो ग्राहम बेल के टेलीफोन बनाने के 10 साल पहले की बात है। यह दस्तावेज आज भी ऑस्टा कैथेड्रल में रखे हुए हैं। इन दस्तावेजों को लिखने की तिथि के ऊपर तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बेरार्ड लिखते हैं कि 1863 और 1864 में मनजेती ने मुझे बताया कि किस तरह से आवाज को हम एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। मुझे इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ और मैंने उनसे कहा कि तुम आइडिया बहुत लेकर आते हो, लेकिन इस बार तुम एक मशीन बनाओ और मेरे सामने लेकर आओ। और उसके थोड़े समय बाद वह एक मशीन लेकर आया और उसने बोला कि देखो, मैंने कर दिखाया। 1864 में उसने एक बोलने वाले टेलीफोन का प्रोटोटाइप दिखाया और 1865 में उसने इस प्रोटोटाइप को मशीन में बदल दिया, जो विद्युत की मदद से आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती थी। वो मेरे घर आया और बोला कि थॉमस, अब तुम्हारे सारे शक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम इस मशीन को अपने हाथों से छूकर देख सकते हो और इस्तेमाल भी कर कर देख सकते हो। इसके बाद मनजेती ने मुझसे बहुत सी बातें कहीं, लेकिन मुझे जो याद है वो ये कि जब उसने टेलीफोन पर सबसे पहले कहा था कि हेलो एडवर्ड, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। मनजेती का टेलीफोन बहुत ही साधारण से सिद्धांतों पर आधारित था। अगर एक बिजली के तार को किसी भी चुंबकीय सामग्री के आसपास लपेटा जाए तो वह चुंबक एक विद्युत उत्पादन करेगी और सारी विद्युत उस तार में जाएगी और इस तरह से वह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। और इस तरह से मनजेती ने एक छोटा चुंबकीय गोला और 2 बेलनाकार आकृतियों के आसपास एक विद्युत तार को लपेट दिया। बेलनाकार आकृति में एक पतली धातु की प्लेट थी, जिसकी वजह से आवाजों का कंपन होता था और यह कंपन दूसरी तरफ के तार में चला जाता था। दूसरी तरफ के टेलीफोन में यही प्रक्रिया उल्टी चलती थी, जो इस कंपन को आवाज में परिवर्तित कर देती थी। मनजेती के आविष्कारों का विस्तृत विवरण हमें उन दस्तावेजों में मिल सकता है जो पियर डुपोंट ने लिखे थे। पियर डुपोंट सार्डिनियन आर्मी में स्वास्थ्य ऑफिसर थे और इनके एक दस्तावेज के अनुसार इस बोलने वाली मशीन में 2 कीप जैसी बेलनाकार आकृतियां थीं, जिनको एक दूसरे के सामने रखा हुआ था और इनके नीचे एक पतली प्लेट रखी हुई थी। कीप में से जो भी कंपन आता था वह इस प्लेट को भी कंपन देता था। इसी कॉर्नेट में 2 स्टील की चुंबकीय सुइयां थी जो छोटे आकार में घूमती रहती थी और वहीं से एक तांबे की तार जिसके ऊपर सिल्क लपेटा हुआ था वह दूसरे टेलीफोन को जोड़ता था। और इस तरह से जैसे ही एक तरफ आवाज उत्पन्न होती थी वही आवाज दूसरी तरफ के कॉर्नेट में पहुंच जाती थी और इस कार्य में ज्यादा समय भी नहीं लगता था।
यह कार्य इस सिद्धांत में हुआ था जिसमें चुंबकीय लोहा विद्युतीय करंट बनाता है और जिसकी वजह से कंपन आगे बढ़ता है। तो इस तरह से कोई भी एक शब्द पहले कॉर्नेट में जाता है और वहां से वो विद्युतीय तरंगों में बदल जाता है और उसके बाद वह वापस कॉर्नेट में बदल जाता है। बहुत सारे अखबारों ने इस आविष्कार के बारे में लिखा और फैलते फैलते यह खबर अमेरिका तक पहुंची। 19 अगस्त 1865 में एक इतालवी अखबार जिसका नाम लेको दा इतालिया था, जो अमेरिका में प्रकाशित होता था, उसने इस आविष्कार के बारे में लिखा। मनजेती ने शब्दों को बिना तोड़े, बिना इधर उधर किए तारों के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाया और अब दो व्यवसायी लंदन से कलकत्ता तक एक ही समय में बात कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत से आविष्कार पहले ही किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें सफल नहीं हुआ। इस आर्टिकल को अंतोनियो ने भी पढ़ा, जिन्होंने पहले भी एक आवाज निर्धारित सिस्टम बनाया था। मर्सी 1831 में अमेरिका निर्वासित हुए थे और इनको क्यूबा में एक टेक्नीशियन की नौकरी मिली थी और इसी नौकरी में इनको आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे दो अलग अलग जगहों पर स्थित कंट्रोल रूम में संचार स्थापित किया जा सके। मर्सी इसके बाद 1845 में न्यूयॉर्क चले गए, जहां इन्होंने मोमबत्ती बनाने का कारखाना लगाया और यही वो पहली कंपनी थी जो पैराफिन बनाती थी। 1854 में मर्सी ने पहला मौलिक टेलीफोन बनाया, जिसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोफोन। 2 साल बाद इन्होंने इस मशीन से अपनी खुद का किचन और शयन कक्ष जोड़ दिया और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इन्होंने बताया कि ये भी लंबी दूरी की आवाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आगे बताते हैं कि 19 अगस्त 1865 में मैंने इको दे इतालिया नामक पत्रिका में एक खोज के बारे में पढ़ा जो मेरी अपनी खोज से संबंधित थी। मैं अपनी खोज के कुछ अंश भी इसमें लगाना चाहता था। मैं उन पहले व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने विद्युत के इस कारनामे को खोजा। उस समय मैं अमेरिका में था। मैंने यह पता लगाया कि किस तरह से टेलीफोन के द्वारा दो लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जब मर्फी और मनजेती अपने अपने आविष्कारों पर काम कर रहे थे, तब एक दोपहर अलेक्जेंडर ग्राहम के असिस्टेंट थॉमस वॉटसन ने कुछ ऐसा कहा जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। मिस्टर वॉटसन एक दूसरे कमरे में थे और उनके हाथ में एक टेलीफोन था जिसके बारे में उस समय तक किसी को नहीं पता था। दूसरे कमरे में भी टेलीफोन रखा हुआ था, जिसमें से मैं चिल्लाया कि मिस्टर वॉटसन आप इधर आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। और मिस्टर वॉटसन ने यह बिल्कुल स्पष्ट सुना और समझा कि मैंने दूसरे कमरे में रखे हुए टेलीफोन से क्या कहा है। सात मार्च 1876 को बेल ने अपना एक पेटेंट करवाया जिसका नंबर था 174465 फॉर बेल टेलीफोन, जो सबसे पहला विश्व स्तरीय टेलीफोन बना और इस वजह से बेल को टेलीफोन का नेटवर्क भी बनाना पड़ा। बेल के इस टेलीफोन सिस्टम के सबसे पहले उपयोगकर्ता थे चार्ल्स विलियम जूनियर, जो कि उनका घर और उनकी बॉस्टन फैक्ट्री के बीच में एक संचार माध्यम बनाना चाहते थे। उनका घर समरविल मैसाचुसेट्स में था, लेकिन यह कनेक्शन 4 अप्रैल 1877 में ही बन पाया और इसी दिन से एक नई शुरुआत हुई जो अमेरिकन कंपनी बेल टेलीफोन कंपनी और अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी के बीच में हुई। यह सब 1889 में हुआ। बेल के पेटेंट लेने के बाद मर्सी ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जिसमें उन्होंने कहा कि टेलीफोन का आविष्कार मर्सी ने किया था और 1888 में न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेल के आविष्कार से पहले मर्सी ने खुद का टेलीफोन बनाया था। लेकिन इन सब के बावजूद बेल कंपनी काफी अमीर कंपनी बन गई और मर्सी और मनजेती को काफी गरीबी में अपने दिन गुजारने पड़े। 15 मार्च 1877 को मनजेती का आउस्टा में निधन हो गया और मर्सी का भी 18 अक्टूबर 1889 में निधन हो गया। अगस्त 1922 का वह दिन जब बेल का निधन हुआ था,
तब पूरे अमेरिका की टेलीफोन नेटवर्क को कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर दिया गया था। जुलाई 1945 में आर्थर चार्ल्स क्लार्क, जो एक वैज्ञानिक और लेखक हैं जिनको उनके लेखन के लिए जाना जाता है और इसके साथ ही उनको उनकी एक फिल्म के लिए भी जाना जाता है, 2001 अ स्पेस ओडिसी, उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलेज, जो वायरलेस वर्ल्ड के अक्टूबर के अंक के साथ प्रकाशित हुआ था। यह लेख जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के आपस के संचार के ऊपर लिखा गया था और इसमें ऐसा बताया गया था कि किस तरह से पूरे विश्व में एक संचार प्रणाली की स्थापना हो सकती है। यह लेख और इसमें लिखी बातें कुछ हद तक 1957 में सच हुई, जब रूस ने स्पुतनिक सैटेलाइट को स्थापित किया। नवंबर 1953 में कनेडियन ओवरसीज टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी ने मिलकर साथ काम किया और पहले ऐसे टेलीफोन तार बनाए जिनकी क्षमता 36 टेलीफोन चैनल्स के बराबर थी और इस तरह से उन्होंने ब्रिटेन को कनाडा से जोड़ दिया। इसके बाद बेल लेबोरेटरीज ने कुछ सैटेलाइट छोड़े जो सामान्य रिफ्लेक्टर थे, जिसमें से रेडियो तरंगे अमेरिका से दूसरी जगह तक भेजी जा सकती थी। 1962 में टेलस्टार और रीले नाम के 2 सैटेलाइट छोड़े गए। दोनों ही सैटेलाइट संचार प्रणाली को सही करने के लिए और उत्तम बनाने के लिए छोड़े गए थे। 2 अप्रैल 1965 को अर्ली बर्ड सैटेलाइट को छोड़ा गया, जिसका बाद में नाम बदलकर इंटेलसेट 1 कर दिया गया। यह पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। इसी क्रम में और भी इंटेलसेट सैटेलाइट छोड़े गए जो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। अर्ली बर्ड एक समय में 240 टेलीफोन संचार यूरोप से अमेरिका तक संभाल सकता था। 1979 में स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने सबसे पहला मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च किया और आज मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी किसी से छुपी नहीं है।